कस्बे की लड़की। लल्लन काका। दादाजी कह गए हैं कि लल्लन काका से कहना कि रोज फुआ के साथ। लल्लन काका अर्थात प्रियव्रत ने अपनी भतीजी बंदना उर्फ बूंदी को मध्यम आवाज में डॉट बताई, जा जा। मालूम है जो कह गए हैं। बूंदी अप्रतिभ हुई किंतु उसके होठों पर वनकिम दुष्टता अंकित रही और लल्लन काका की मध्यम झिड़की की कोई परवाह किए बगैर अब दादाजी की आज्ञा सुनाने लगी। दादीजी कहती हैं कि सरोज फुआ नहा रही हैं। लल्लन काका से कहो, जल्दी तैयार होकर नाश्ता कर लें। सरोज फुआ को बहुत जगह जाना है। और रिक्शा वाला, जा जा। प्रियव्रत पूर्ववत पाइप पीता रहा। बूंदी आंगन में लौटी तो उसने मुंह में पेंसिल डालकर लल्लन काका की नकल करते हुए सुना दिया, दादी को, जा जा। दादी अचार पापड़ के मर्तमानों को धूप में डाल रही थी। बड़बड़ाए, सभी कामचोर हैं। बूंदी ने सविनय सदुलार निवेदन के सुर में कहा, दादी एक हरे मिर्च का अंचारा, जा जा, बड़ी पतली जीभ है तेरी। बूंदी का मुंह लटक गया। दादी ने मर्तमान से एक हरी मिर्च निकालकर देते हुए कहा, जा भगेलू से कह, सामने वाली दुकान से। बूंदी दांत से मिर्च को काटती सिसियाई, सी सारी सुबह मैं इधर उधर करती रहूंगी तो स्कूल कब जाऊंगी। जिधर जाओ उधर ही बल जा जा। सरोज फुआ बाथरूम से बाहर ही नहीं होती। मैं कब नहाऊंगी, कब खाऊंगी। ये लो, ये गई गाड़ी स्कूल की। प्रियव्रत सुबह से ही तनिक झुंझलाया हुआ है। रात जैसी गर्मी हजारीबाग में कभी नहीं पड़ी। नींद नहीं आई रात भर। हालांकि परिवार के और लोग हल्की ऊनी चादर डालकर सोए थे। प्रियव्रत की मां 12 महीने रजाई उड़ती है। हल्की फुल्की रजाई गर्मियों में और भारी सर्दियों में। और उनींदी रात की प्रतिक्रिया दूसरे दिन सुबह बाथरूम से ही शुरू होती है। दाढ़ी कई स्थान पर कट गई है। कनपटी के पास मीठा मीठा दर्द है, वह सुन चुका है। बाबूजी का हुक्म, लल्लन से कहना सरोज को जहां जहां जाना है ले जाए। बेचारी अकेली कहां कहां जाएगी। खून। सरोजदी देहात से अकेली 15-15 स्टेशन रेल यात्रा करके यहाँ सकुशल आ सकती है तो शहर में ही कौन दिन दहाड़े डाके पड़ते हैं कि सरोजदी के साथ एक सशस्त्र अर्दली जाए, पुरुष माने सशस्त्र। और सरोजदी का रूप भी इतना मारात्मक नहीं। प्रियव्रत सुबह से ही सरोजदी के संबंध में सोच रहा है। सरोजदी, बाबूजी के एक मुफस्सिल के मुवक्किल मित्र की बेटी। एकदम देहातिन नहीं कह सकते सरोजदी को। मैट्रिक पास करके गांव के स्कूल में पढ़ाती हैं। स्कूल के काम से ही आई हैं। इसके पहले भी बहुत बार आई हैं। मिडिल की परीक्षा देने आई थीं। सरोजदी के बाबूजी भी साथ आए थे। मैट्रिक का इम्तिहान देने आई, अकेली। अकेली नहीं, दूर के एक चाचा पहुंचा गए थे। सरोजदी के पिता की मृत्यु उसी साल हुई थी। लेकिन सरोजदी के पिता ही क्यों, सरोजदी भी जब आई, कभी खाली हाथ नहीं आई। घी, शहद, महीन चावल, दही पपीते सब विशुद्ध। जब से देख रहा है प्रियव्रत, सरोजदी ऐसे ही हैं। सदा से। प्रियव्रत सोच रहा है, कैसा अन्याय है। एक और सरोजदी हैं जो इतनी चीजें इतना प्यार से लेकर आती हैं और दूसरे ही दिन भाईजी और भाभीजी का मुंह लटक जाता है। तीसरे दिन माँ भी उखड़ी हुई बातें करने लगती हैं उनसे। भाभी चुपके मुंह बनाकर कहेंगी, इतने जोर से खुर्राटा लेती है सरोज। घंटों बाथरूम बंद रखती है सरोज। आज उनके प्राइवेट रूम में चली गई सरोज। वे अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहे थे और यह भैयाजी कहकर क्या क्या रोने गाने लगी। भाभी बहुत स्वार्थी हैं। लेकिन दूसरी शोर भाभी की आध दर्जन बहनें या भाईजी के साले की सहेलियां खाली हाथ आती हैं। बिना मक्खन के रोटी नहीं खाती हैं और भाईजी की गाड़ी का इंजन हमेशा गर्म रहता है उन दिनों बोकरो, कोनार, तिलैया, रामगढ़, रांची। सरोजदी ने कभी नहीं कहा कि बिना कार के मैं एक कदम नहीं चल सकती। क्या सरोजदी के मन में भाईजी की गाड़ी पर चढ़ने की वासना नहीं हुई होगी? कौन जाने। सरोजदी सांवली नहीं, काली हैं। कद मंझोला है। मोटी नहीं, देह दोहरी है। संभवतः किसी ग्लैंड की गड़बड़ी के कारण उनकी बोली में तनिक गूंगेपन का सुर मिला हुआ है। चलते समय हर डग पर अस्वाभाविक ढंग से जोर देती हैं और प्रसन्न होकर हंसते समय मुंह से लार टपक पड़ती है, यदाकदा। होंठ सदा भीगे रहते हैं।
प्रियव्रत को याद है, मैट्रिक की परीक्षा देने आई थी सरोजदी। बाबूजी का मुहर्रर इब्राहिम रोज टमटम पर साथ जाता था, फिर 4 बजे जाकर ले आता था। उस बार भाभी ने झूठ मूठ सरोजदी पर आरोप लगाया था। बूंदी के गले की सोने की सिकरी भाभी के बक्स से ही निकली थी। सरोजदी बाथरूम से बाहर आ गईं, नहा धोकर। लल्लन बाबू, प्रियव्रत ने अब अपने से सीधा सवाल किया, क्यों लल्लन बाबू? भाईजी की किसी साली या भाईजी के साले की किसी साली के साथ एक रिक्शे पर शहर घूमने से तुमको कभी कोई ऐतराज होता? अंदर आंगन में बूंदी भाभी से कुछ कह रही है, क्या भगेलू जाएगा सरोजदी के साथ? भाभी कहती हैं, तो क्या हुआ, रिक्शा के पायदान पर बैठेगा भगेलू। बाबूजी बाहर से आ गए, साथ में हैं एक दूसरे वृद्ध देवधर के अंजनी बाबू वकील। बाबूजी अब नियमानुसार अपने पुत्रों की निंदा से शुरू करेंगे और हर बेटे की तारीफ तनिक तफसील से अंत में करेंगे। हाँ, बड़ा देवव्रत मन्नन इंटरनेशनल टोबैको में है। बोला, सरकारी नौकरी नहीं करेंगे, चाहे सरकार अपनी हो या बिरानी, नहीं करोगे तो मत करो। साली, सरकारी नौकरी में धरा ही क्या है अब? मंझला लल्लन प्रियव्रत M.A. करके 3 साल से बैठा है, वह भी सरकारी नौकरी नहीं करेगा। हाँ हाँ, आपने ठीक पहचाना है, वही प्रियव्रत। कविता ही लिखता है और सबसे छोटा बहन सत्यव्रत भागकर नेवी में चला गया। चिट्ठी आई तो मैंने भी कहा, डूबने दो कमबख्त को, नेवी में जाए या एयरफोर्स में। लिख दिया, मेरा लड़का सबकी राजी खुशी से नेवी में भर्ती हो रहा है और क्या करें, इस साल ट्रेनिंग खत्म करके अफसर हो जाएगा। भगेलू, कहाँ जा रहा है भगेलू? लल्लन कहाँ गया? सरोज के साथ भगेलू क्यों जाएगा? मैं जाऊंगा। प्रियव्रत धड़फड़ा कर उठा। अब 1 सप्ताह घर की शांति गई। दिन रात बड़बड़ाते रहेंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, डॉक्टर विनय आएंगे, फिर दोनों मिलकर घर भर के लोगों की दुर्गत कर डालेंगे। अंदर जाकर बोला, किसने कहा कि मैं नहीं जा रहा? कमरे में कपड़े बदलती हुई सरोज ने कहा, लल्लन को छुट्टी नहीं है तो भगेलू ही चले ना। माँ बोली, नहीं सरोज, लल्लन तैयार है। सरोज कमरे से बाहर आई, चप्पलों को बेतरतीबी से खिसकाती हुई। भीगे होठों पर मुखचनोचित मुस्कुराहट छाई हुई, गिलगिलाती मुस्कुराहट। रिक्शा वाले की दृष्टि और मंद मुस्कुराहट को परखता है प्रियव्रत। वह रिक्शे में सिकुड़कर एक किनारे जा बैठा। सरोज पास आकर बैठी। सरोजदी कोई सस्ता किंतु चालू पाउडर लगाती है, शायद। केश में कोई आयुर्वेदिक तेल डालती है क्या? साड़ी तो हैंडलूम की है। एक बार प्रियव्रत की भाभी कह रही थी, सरोज का ब्लाउज सर्दी के मौसम में भी बगल से भीग जाता है। अभी तो भीगा हुआ नहीं है। नहीं, भाभी अधिक नहीं, तनिक निष्ठुर भी है। रिक्शा चालक ने पहला प्रश्न किया, मेम साहब रांची से आई हैं क्या? प्रियव्रत उसे डॉटना चाहता था, लेकिन इसके पहले ही सरोज बोल पड़ी, नहीं भैया, मैं हंसुआ से आई हूँ। शिक्षक संघ का दफ्तर देखा है? कीचक संघ तो मुझे मालूम है। प्रियव्रत ने कहा, चलो मदनबाड़ी रोड। प्रियव्रत का घर शहर से 3 मील दूर है, 3 पहाड़ी के पास। इस गांव में प्रियव्रत के पिता ने जब घर बनवाया था तो लोग हंसते थे, वकील साहब जंगल में बस रहे हैं। आज इस गांव में बसने के लिए शहर के लोग जमीन की डाक बोलकर भी जमीन नहीं पा रहे हैं। सरोज अपनी देह को भरसक संकुचित करती हुई बोली, लल्लन जी, ठीक से बैठो, आराम से। उद्धरण चिन्ह। गाड़ी कुछ दूर आगे बढ़ी तो सरोज ने यहाँ की सड़कों पर अपना मंतव्य प्रकट किया, हजारीबाग की सड़कों से मुझे बड़ी चिढ़ होती है। 10 कदम पर चढ़ाई और 10 कदम पर उतर आई। हजारीबाग की सब चीजें मुझे अच्छी लगती हैं, इन सड़कों को छोड़कर। प्रियव्रत ने बात को मोड़ने के लिए पूछा, कहाँ कहाँ जाना है आपको? सरोज ने कहा, पहले शिक्षक संघ के दफ्तर में, फिर शिवयोगी बाबू के यहाँ होते हुए स्कूल इंस्पेक्टर साहब के डेरे पर। प्रियव्रत ने पूछा, ये शिवयोगी बाबू कौन हैं? प्रियव्रत ने लक्ष्य किया। सरोजदी हर बार बोलने के पहले एक अस्फुट हंसी हंसती हैं। हैं, शिवयोगी बाबू हैं हमारे हंसुआ रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर के दामाद। हर बार स्टेशन मास्टर साहब मेरे हाथ से कुछ न कुछ भेजते हैं। इस बार नाती के लिए जंतर बनवाकर भेजा है। सामने चढ़ाई थी,
यहाँ सभी रिक्शा वाले रिक्शे से उतरकर गाड़ी खींचते हैं, लेकिन इस रिक्शा वाले ने दोनों को उतर जाने के लिए कहा। बिना उतरे ई दू दू मन, ढाई ढाई मन का लहास। प्रियव्रत को अपना गुस्सा उतारने का मौका मिला। पैसा चुकाते हुए बोला, तारांकन तुम जा सकते हो, लेकिन फिर कभी कोरागोव की ओर कोई सवारी लेकर मत आना, समझे। दोनों उतर पड़े। अभी तुरंत दूसरा रिक्शा मिल जाएगा। मंजरे हुए आम और जामुन के युग्म पेड़ के नीचे वे जा खड़े हुए। यहाँ के लोग कहते हैं जुड़मा गाद। झड़ती हुई मंजरियां के कई छींटे, जामुन के कुछ फूल सरोज के सिर पर झरें। कभी प्रियव्रत को पिछले साल रेडियो से सुने हुए एक लोकगीत की याद आई, जिसकी पंक्तियां याद नहीं, अर्थ है, ओ गौरी, तू आज रात फिर किसी कारण मंजरे हुए आम के तले जाकर खड़ी हुई थी, निश्चय ही तेरे बालों के लट जटा गए हैं, मंजरी का मधु छू छू कर तेरे सिर पर गिरा है। ओ गौरी, तू आज रात फिर किसी महुए के तले जाकर खड़ी थी, तेरे बालों से महुए के दारू की बास आती है। मेरी आंखें झपक रही हैं, मतिया गई हैं, तेरा जुड़ा कैसे बांधूं। सरोज बोली, है लल्लन जी, मैंने तुमको बेकार कष्ट दिया। रोची रोड पर एक बगधी गाड़ी दिखाई पड़ी। प्रियव्रत ने पूछा, घोड़ा गाड़ी पर चढ़िएगा। सरोज के कंठ से सिर्फ हाँ निकला। प्रियव्रत ने बगधी वाले को आवाज दी। घोर श्यामवर्ण, मैंझोली, दूरी सरोज सफेद साड़ी और सफेद ब्लाउज में सभी का ध्यान आकर्षित करती है। घड़ी की पट्टी भी सफेद, चप्पल के फीते भी। घोड़ा गाड़ी वाले ने गौर से सरोज को ही देखा। प्रियव्रत को वह पहचानता है। बग्घी पर आमने सामने बैठने की जगह थी, किंतु सरोज जिस तरह रिक्शे पर बैठी थी, उसी तरह प्रियव्रत से सटकर बैठी। इस तरह सटकर बैठने की कोई जरूरत नहीं थी। जगह काफी चौड़ी थी। सरोज बोली, इस चढ़ाई उतराई के समय मेरी जान निकल जाती है। लगता है सब खाया पिया निकल जाएगा। हाँ, हर चढ़ाई उतराई पर सरोज ने तमाशा किया। उतराई के समय प्रियव्रत की एक कलाई जोर से पकड़कर आंख मंदे हंसती खिलखिलाती रही। प्रियव्रत को लाज आई। शिक्षक संघ के दफ्तर में जिस अधिकारी से मिलना था, सरोज की उससे फाटक पर ही भेंट हो गई। काम भी हो गया, अगली मीटिंग के बारे में पूछना था। अधिकारी महोदय बार बार प्रियव्रत की ओर देखते ही रहे, फिर बोले, आप प्रियव्रत जी हैं न? जी हाँ सुनकर भी अधिकारी महोदय का कौतूहल कम नहीं हुआ, शायद। चलो सरोज दी, शिक्षक संघ वाला काम तो शिक्षक संघ के बाहर ही हो गया। गाड़ी पर जानबूझकर दूसरी ओर बैठते हुए प्रियव्रत बोला और सरोज पहले तो सामने वाली गद्दी पर बैठी, फिर उठकर प्रियव्रत के पास जाकर उससे सटकर बैठी। सरोज ने चलती हुई गाड़ी में प्रियव्रत से दबी हुई आवाज में कहा, लल्लन जी, तुम साथ थे, इसलिए जल्दी छुट्टी मिल गई, नहीं तो ये रामनिहोरा प्रसाद मुझे बेकार बैठाकर तरह तरह की बातें करता। शादी ब्याह की बात पूछने वाला ये कौन होता है भला? बोलो तो, और बातें करते समय बातें करो, ये रह रहकर पीठ पर थप्पड़ मारने की और बाल पकड़कर खींचने की जैसी भद्दी आदत। अपने काकाजी भी तो बाबूजी के दोस्त थे, कभी ऐसा नहीं करते। बोलो तो लल्लन जी, क्या ये ठीक है? प्रियव्रत को हंसी आई। वह पूछना चाहता था, क्यों नहीं ठीक है सरोज दी, लेकिन वह कुछ बोला नहीं, हंसता रहा। सरोज कुछ क्षण बाहर की ओर देखती रही, फिर दबी आवाज में ही बोली, अच्छू लल्लन जी, तुम नौकरी करोगे तो तुम भी गाड़ी रखोगे ना? यदि गाड़ी रखने लायक नौकरी मिली, पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह, हाँ, तुमको भला गाड़ी रखने लायक नौकरी नहीं मिलेगी। प्रियव्रत चौंका, तो सरोजदी का मुखड़ा भी कभी कभी सुंदर दिखता है। सरोजदी जब भाव शून्य दृष्टि से उसको देखती है, सुंदर लगती है। उसने पूछा, क्यों सरोजदी? सरोजदी इस बार मुस्कुराई नहीं, और भी दबी आवाज में बोली, तुम सुंदर हो। जिसमें रूप और गुण दोनों हो, उसी को ऊंची नौकरी मिलती है। प्रियव्रत का चेहरा लाल हो गया। उसने कहा, ये किसने कहा है तुमसे? राम भाई ने। राम भाई कहते थे, व्यक्तित्व के बिना विद्वत्ता कुछ नहीं। यदि व्यक्तित्व होता तो राम भाई भी। हजारीबाग चौक पर हमेशा की तरह भीड़ थी। गाड़ीवान ने पूछा, भैया जी, मायाजी बोल रही थी, चौक पर कुछ खरीदना है। सरोज भूल गई थी कि उसे कुछ खरीदना है।
स्कूल की लड़कियों ने कॉपी किताब पेंसिल लाने के लिए पैसे दिए हैं। सरोज झोले से डायरी निकालकर पढ़ने लगी। यशोदा 3 कॉपी रूल की हुई, 2 बगैर रूल। जगमती भारतवर्ष का भूगोल, साहित्य दर्पण, छोटी नीलू 1 दर्जन जल छवि। सरोज हमेशा जिस दुकान से सामान खरीदती है उसी दुकान में जाएगी। पास ही प्रियव्रत के मित्र हिमांशु की दुकान थी। उसने कहा भी, सरोज दी इस दुकान में। लेकिन सरोज ने उधर नजर उठाकर देखा भी नहीं। दुकानदार छोकरा राखाल चंद्र उर्फ याबला ने सरोज को देखकर एक विचित्र मुखमुद्रा बनाई और अभद्रता पूर्वक आंख नचाकर पूछा, कहिए कहिए। बहुत दिन बाद प्रियव्रत पर दृष्टि पड़ते ही याबलाराम अवाक हो गया। तुरंत भद्र हो गया उसका चेहरा। सरोज डायरी खोलकर धीमी आवाज में पढ़ती गई और प्रियव्रत जोर जोर से दोहराता गया। दुकान से बाहर निकलकर सरोज बोली, इस बार तुम साथ थे, इसलिए उसने मुझे मीठी गोलियां नहीं दी। नहीं तो जबरदस्ती दर्जनों मीठी गोलियां झोले में डाल देता और जिद करके एक गोली दुकान में ही बैठकर चूसने को कहता। चाहे एक चीज लो या 10, 1 घंटा अटकावेगा ये लड़का बेईमान नहीं। लेकिन सामने विवेकानंद मिष्ठान भंडार में बैठकर चाय पीते हुए लोगों ने आंखें फाड़ फाड़कर सरोज और प्रियव्रत की ओर देखना शुरू किया। सरोज बोली, विवेकानंद का कालोजाम नामी है न? हाँ है। सरोज के पैर लड़खड़ाए। प्रियव्रत ने पूछा, कालाजाम खाओगी सरोज दी? हाँ। तुम नहीं खाओगे? विवेकानंद मिष्ठान भंडार में कई मिनटों तक कालोजाम कालोजाम का गुंजन होता रहा। डी वी सी के बंगाली कर्मचारियों के दल में कानाफूसी शुरू हुई। कालाजामेर संगे चमचम। एक ने ढाका की बोली में कहा, ए बार द्याशे अर्थात देशे एडा काइनी ब्यार हुडद्वे नामा काखोनसिनी कामहसिनी कालोजाम। नो। प्रियव्रत ने सब समझा। अच्छा हुआ सरोजदी ने कुछ नहीं समझा। स्वाद ले लेकर कालाजाम का रस जब प्लेट में जीभ लगाकर चाटने लगी तो प्रियव्रत ने पूछा, और मंगाऊं कालाजाम? हाँ। पेट फट जाएगा जो। सरोज के इस जवाब से प्रियव्रत को फिर लाज आई। किंतु इस बार गाड़ी में वह प्रियव्रत के सामने बैठी। चलो बटम बाजार। प्रियव्रत ने देखा, सरोजदी डकार लेते समय और भी असुंदर हो जाती है, उसके गीले होंठ और भी गिलगिले हो जाते हैं। डकार लेने के बाद सरोज ने बताया, राम भाई को भी कालाजाम पसंद है बहुत। गाड़ी बटम बाजार की ओर मुड़ी, फिर उतर आई। सरोज उठ खड़ी हुई और टलमलाकर प्रियव्रत पर गिर पड़ी। तुम भी गाड़ी से बाहर गिर पड़ते छिटक कर। हे हाँ। हठात सरोज ने फिर मध्यम आवाज रे पूछा, अच्छा लल्लन जी, मैं बहुत काली हूँ, यानी मुझसे भी ज्यादा काली होती हैं या नहीं? प्रियव्रत ने समझा, पूरे प्रश्न भी नहीं पूछ सकी सरोजदी, क्योंकि प्रियव्रत का चेहरा अचरज और लाज से अजीब सा हो गया था। सरोज ने फिर पूछा, मैं बहुत हूँ? हाँ। नरपा को तुरंत जवाब सूझा, मोटी नहीं, देहात में स्वास्थ्य जरा अच्छा है। अब बोली, राम भाई तो कहते हैं कि तुम्हारा तन काला है, पर मन काला नहीं सादा है। प्रियव्रत ने इस बार सरोज के राम भाई पर विशेष ध्यान दिया। राम भाई ने कहा है, व्यक्तित्व के बिना राम भाई को कालाजाम प्रिय है। राम भाई कहते हैं कि तुम्हारा तन। प्रियव्रत ने राम भाई के बारे में कुछ नहीं पूछा, किंतु शिवयोगी बाबू के घर पहली बार नहीं आई है सरोज, लेकिन कभी तो इतनी खातिरदारी नहीं हुई है। सारे परिवार के लोगों ने मिलकर दोपहर के भोजन और विश्राम के लिए हार्दिक आग्रह किया तो सरोज प्रियव्रत का मुंह देखकर कुछ देर तक सिर्फ हन करती, हंसती रही। प्रियव्रत ने बग्घी वाले को विदा किया। 3:30 बजे चाय पिलाकर शिवयोगी बाबू के परिवार वालों ने छुट्टी दी। स्कूल इंस्पेक्टर से प्रियव्रत के बड़े भाई साहब की मित्रता है, इसलिए तय हुआ कि वहां का काम भाईजी करवा देंगे। सरोज मान गई। प्रियव्रत ने पूछा, और कोई काम बाकी तो नहीं रहा? सरोज उदास हो गई अचानक। बोली, नहीं लल्लन जी, तो अब घर चलें। चलो। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के पास एक सड़क उत्तर की ओर केनाडी पहाड़ी नेशनल पार्क जाने के लिए निकली है। सरोज ने साइन बोर्ड पढ़कर दोहराया, नेशनल पार्क जाने का रास्ता। नेशनल? हाँ। नेशनल पार्क में क्या है लल्लन जी? प्रियव्रत के मुंह से नेशनल पार्क का वर्णन सुनकर सरोज उत्तेजित हो गई।
फिर तुरंत उदास होकर बोली, नहीं लल्लन जी, अब मैं ज्यादा परेशान नहीं करूंगी तुमको। तुम्हारा दिन का सोना खराब किया मैंने। प्रियव्रत ने रिक्शा वाले से नेशनल पार्क चलने को कहा। सरोज बोली, तुम्हारी इच्छा नहीं तो घर लौट चलो लल्लन जी, मैं रोज जाता हूँ इसी समय, वहाँ मेरी अपनी जगह है। सरोज दी। प्रियव्रत हंसकर बोला। मोड़ पर सरोज ने फिर डकार लिया। बहुत दूर तक उतर आई है, कोना कोठी के पास। रिक्शे वाले यहाँ पैदल चलाना बंद कर देते हैं। बहुत देर तक फ्री व्हील की करकराहट होती रहती है। क्रीरी री 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 री। सरोज की सारी देह में मानो गुदगुदी लगा रही है ये किरकिरी। री 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 री। हाँ हाँ। किनारी पहाड़ी करीब आती गई और सरोज अपने आप हंसती रही। एक नील गाय भागी जा रही है। सरोज अचरज से मुंह बाकर देखने लगी। राल टपकी। इस बार खरगोश फरलागता हुआ झाड़ियों में गया। हाँ। पहाड़ी नदी की पतली धारा पर अस्तगामी सूर्य की रोशनी झिलमिलाई। हाँ। पहाड़ी की चोटी के पास बादल का एक धुकड़ा हन। फूलों से लदा हुआ बन तगा का पेड़। हाँ। रिक्शा से उतरकर सरोज बोला, राम भाई भी कहते थे कि नेशनल पार्क एक चीज बनी है देखने की। वन में मोर बोला। सरोज डरी। हाँ लल्लन जी, सुना है नेशनल पार्क में बाघ सिंह भी हैं। हाँ। प्रियव्रत हंसा। लेकिन सरोज दी, एक अजब बात है कि नेशनल पार्क में आकर कोई भी जंगली जानवर हिंस्र नहीं रहता और आदमी जानवर बन जाते हैं। यहाँ आकर इनके बहुत प्रमाण मिल रहे हैं। अच्छा अच्छा। पिकनिक करके लौटने वाली मंडली का एक अशिष्ट लड़का चिल्लाया, भाग रे। बाइसन, वाइसुया, अरना बैंस, मुखर्जी परिवार की सुंदरियां, कमारियां, जमायाबाव टाइप के एक व्यक्ति के साथ आई है आज। गाड़ी पर कलकत्ते का नंबर है। सुंदरियां बात बात पर खिलाखिला रही हैं। जमाया बाबू निश्चय ही कोई गुदगुदाने वाली कहानी सुना रहे हैं। अमलतास की छाया में एक सुंदरी ने न जाने क्या देखा कि चीख पड़ी, ऊ ई मूत। बाकी लड़कियां खिलखिला पड़ी। प्रियव्रत समझाता है चाखनवराली का वह जानता है अंजू अंजना। सरोजदी को देखकर ही अंजना चीख घटी है। प्रियव्रत बोला, पहाड़ की चोटी पर टावर है, वहां से सारा नेशनल पार्क दिखाई पड़ता है। चलोगी ऊपर? नहीं लल्लन जी, मुझे डर लगता है। तो चलो, तुमको अपनी जगह दिखाऊं। किनारी पहाड़ी की तलहटी में बिखरा वनखंड केनाल और बड़ा बड़ी चट्टानों के इर्द गिर्द पुट्स फूल की झाड़ियां। केनाल के किनारे कदम के पेड़ पर ठीक 1 घंटे बाद छोटे छोटे पंछियों का घनघोर कलरव शुरू होगा, घंटों होता रहेगा। इन्हीं चट्टानों के उस पार प्रियव्रत रोज बैठता है। यही है मेरी जगह, मैं इसी पत्थर पर बैठता हूँ रोज। है तारांकन हून। बैठे बैठे क्या करते हो? इस प्रश्न का कोई उत्तर देना आवश्यक नहीं समझा प्रियव्रत ने। बैठो सरोज दी, मैं तुमको एक मजे का खेल दिखलाऊं। प्रियव्रत पुटुस की एक फूली डाली तोड़ लाया। फूल और पत्तों को नोचकर एक छड़ी बनाई उसने। इधर देखो सरोज दी। सरोज ने देखा, सामने की धरती पर लजौनी लता पसरी हुई है कुछ दूर तक। लगता है एक गलीचा। हैन, लजावती, लाजवंती, लजौनी, छुई मुई। अरे रे लल्लन जी, यह क्या कर रहे हो? हाँ। प्रियव्रत रोज इसी तरह इन सजीव लताओं को छेड़ता है आकर। पुटुस की डाल की छड़ी से पहले एक क्रॉस बनाता है। छड़ी छुआटा जाता है, पत्तियां मुंदती जाती हैं। अंत में अंधाधुंध छड़ी चलाकर सबको सुला देता है। सरोज प्रियव्रत के इस खिलवाड़ को अचरज से देखती रही। जब प्रियव्रत ने सभी पत्तियों को सुला दिया तो सरोज ने एक लंबी सांस ली। बोली, लल्लन जी, तुम ठीक कहते हो, यहाँ आकर आदमी जानवर हो जाता है कभी कभी। हाँ। प्रियव्रत हैसा। वो अपनी जगह पर जा बैठा। उत्तर आकाश का बादल क्रमशः काला होकर झुकता जा रहा है। हवा गुम है। भाभी ठीक ही कहती थीं। सरोज का ब्लाउज भीग गया है, बांह के नीचे अर्धवृत्ताकार। सरोज प्रियव्रत के पास आकर बैठ गई। एक बात बताऊं लल्लन जी? बिजली चमकी। सरोज के गोल होठों पर भी बिजली चमकी मानो। प्रियव्रत अवाक होकर देखता रहा। सरोज को इस तरह लाज से गड़ते कभी नहीं देखा प्रियव्रत ने। सरोज कुछ बोल रही थी, लेकिन राल टपक पड़ी तो चुप हो गई। फिर पुटुस के नन्हे फूलों को नाखून से खोंटकर दांत से चबाने लगी।
क्षण भर दोनों मौन रहे। किस सोच में पड़ गईं, सरोज दी। प्रियव्रत ने सरोज की देह छूकर मानो जगाया। सरोज दी, अब चलो लौटें, पानी बरसेगा। सरोज हंसी, पानी बरसे है, हम रूई नहीं हैं। लल्लन जी यह क्या कर रहे हो? लल्लन, पगला, बचपन की आदत। हाँ, ठीक इसी तरह गोदी में सिर रखकर, इसी तरह मेरी छाती से सिर रगड़ते थे तुम। मैंने राम भाई से भी कहा है। हाँ हाँ, तुम अभी भी 5 साल के शिशु हो। लल्लन जी, तुम जानवर हो, जानवर है। हाँ, कवि M.A. सुंदर सुपुरुष तुम, इतने प्यारे तुमको हाँ, मैं जानवर नहीं बनने दूंगी, मैं ही जानवर हो गई हूँ। लल्लन जी मुझे माफ करो, इस कुरूपा बहन पर दया करो, मुझे लजौनी लता की तरह मत रौन दो। प्रियव्रत ने ध्यानमग्ना नारी मूर्ति को फिर छूकर जगाया। सरोज दी, तुम किस सोच में पड़ गई यहाँ आकर? चलो घर चलें। सरोज मानो नींद से जगी है। नहीं लल्लन जी, यहाँ आकर आदमी कभी कभी देवता भी हो जाता है। देवता भी? प्रियव्रत को लगा सरोज दी अचानक सर्वांग सुंदरी हो गई हैं। वो फिर अपनी जगह पर आ बैठा। हवा का झोंका आया, मेघ बरसने लगा। दोनों 2 चट्टानों पर बैठे भीगते रहे। प्रियव्रत फिर उठा, सरोज के पास गया, हाथ पकड़कर उठाया। चलो। दोनों भीगते हुए जंगल पार कर सड़क पर आए। सरोज बोली, अब मेरा हाथ छोड़ दो लल्लन जी, अब मैं कभी हजारीबाग नहीं आऊंगी। राम भाई मुझे नहीं आने देंगे अब। सरोज सड़क पर लड़खड़ाई। प्रियव्रत ने फिर हाथ पकड़ लिया। सरोज कुछ नहीं बोली, फिर 2 बार हाँ करके चुप हो गई। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।